मैं डॉक्टर इला मिश्रा, सह आचार्य हिंदी, एमएसजे राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको अर्थ परिवर्तन की दिशाएं भाग 2 के अंतर्गत अर्थ संकोच समझाऊंगी। अर्थ संकोच, जहां बहुत से शब्दों का अर्थ कभी अधिक व्यापक एवं विस्तृत था, किंतु कालांतर में वे शब्द किसी एक संकुचित अर्थ में ही प्रयुक्त होने लगते हैं, वहां अर्थ संकोच होता है। अर्थ संकोच में प्राय किसी शब्द का प्रयोग विस्तृत या व्यापक अर्थ से हटकर विशिष्ट या सीमित अर्थ में होने लगता है। जैसे मृग शब्द पहले सभी प्रकार के जंगली जानवरों के लिए आता था, परंतु हिंदी में अब इसका अर्थ केवल हिरण रह गया है। गो शब्द पहले पृथ्वी, गाय, वाणी, बाण, आदित्य, रश्मि, इंद्रिया आदि अनेक गमनशील पदार्थों के अर्थ में प्रयुक्त होता था, किंतु हिंदी में आजकल यह शब्द केवल गाय का ही वाचक रह गया है। ऐसे ही धान्य शब्द पहले सभी प्रकार के अन्न का वाचक था, किंतु हिंदी में यह शब्द धान या चावल का ही वाचक रह गया है। इसी प्रकार पर्वत शब्द पहले बादल, पहाड़ आदि कई अर्थों का वाचक था, किंतु हिंदी में अब इसका अर्थ केवल पहाड़ माना जाता है। वेद शब्द पहले सभी प्रकार के ज्ञान एवं विद्या का द्योतक था, किंतु आजकल हिंदी में वेद से केवल ऋग, यजु, साम और अथर्व नामक 4 वेदों का ही अर्थ लिया जाता है। इसी प्रकार वर शब्द पहले जो मांगा जाए का वाचक था, किंतु अब हिंदी में केवल दूल्हे का वाचक है। खाद्य शब्द पहले सभी प्रकार के भोजन का वाचक था, किंतु इसी से बना हुआ खाद शब्द आजकल केवल उर्वरक का द्योतक हो गया है। इसी प्रकार आदित्य शब्द पहले अदिति के सभी पुत्रों के अर्थ में प्रयुक्त होता था, किंतु हिंदी में अब इसका अर्थ केवल सूर्य रह गया है। दुहिता शब्द पहले दूध दुहने वाली कन्याओं के लिए प्रयुक्त होता था, किंतु अब हिंदी में इसका अर्थ पुत्री हो गया है। ऐसे ही घृणा शब्द का पहले अर्थ दया और नफरत, परंतु अब हिंदी में इस शब्द का प्रयोग केवल नफरत के अर्थ में ही होता है। वेदना शब्द पहले दुख और सुख दोनों का वाचक था, जैसे दुखद वेदना और सुखद वेदना, परंतु अब हिंदी में वेदना शब्द केवल दुख के लिए ही प्रयुक्त होता है। बास शब्द का प्रयोग पहले सभी प्रकार की अच्छी या बुरी गंध के लिए होता था, किंतु आजकल ब्रज भाषा में बास से केवल दुर्गंध का ही अर्थ लिया जाता है। फारसी में मुर्ग शब्द पक्षी का वाचक था, किंतु हिंदी में इसका अर्थ एक पक्षी विशेष हो गया जो नित्य प्रातः बोला करता है और जिसे मुर्गा कहते हैं। यह अर्थ संकोच कई रूपों में मिलता है। कभी कभी तो उपसर्ग के संयोग से अर्थ संकोच हो जाता है। रे धातु में विविध प्रकार के उपसर्ग लगाकर उसके अर्थ को संकुचित कर दिया गया है, जैसे बिहार, संघार, प्रहार, आहार, उपहार, निराहार आदि। ऐसे ही भू धातु से उपसर्गों के योग से बने शब्द संकुचित अर्थ के द्योतक हो जाते हैं, जैसे अनुभव, प्रभाव, अनुभाव, संभव आदि। इसी प्रकार समास से भी पर्याप्त अर्थ संकोच हुआ करता है, जैसे दौड़ धूप, हरी भरी, चीर फाड़, देखभाल, लपक छपक, हलचल, धरपकड़, बोलचाल, चाल चलन, मनमुटाव आदि। इसी प्रकार विशेषण के संयोग से भी अर्थ में पर्याप्त संकोच हो जाता है, जैसे श्वेत पट, काला घोड़ा, नीली गाय आदि। प्रत्यय भी अर्थ संकोच में सहायक होते हैं, जैसे बाग से बगीचा, घर से घरुआ, देग से देगची, कोठा से कोठरी, टीका से टिकली, लक्कड़ से लकड़ी, खाट से खटोला, पूजा से पुजापा, खेल से खिलाड़ी, ट्रक से टुकड़ा, सात से सातवां, नवाब से नवाबा आदि, नवाबी आदि। पांचवें बहुत से शब्दों का अर्थ लोक प्रसिद्धि के आधार पर भी संकुचित हो जाता है, जैसे रक्त, लोहित और शोण शब्द पर्यायवाची हैं, किंतु लाल अश्व को अश्व शोण ही कहा जाता है, उसे रक्त अश्व या लोहित अश्व नहीं कहा जाता।
इसी प्रकार गर्भिणी शब्द से भी हिंदी में गाभिन शब्द बना है, किंतु गाभिन शब्द का प्रयोग केवल गाय भैंस आदि के लिए ही प्रयुक्त होता है। किसी नारी के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। नारी के लिए सदैव गर्भिणी शब्द ही प्रयुक्त होता है। संदर्भ या प्रसंग भी अर्थ संकोच में सहायक होते हैं। जैसे धातु शब्द का अर्थ व्याकरण, वैद्यक, खनिज, शास्त्र आदि में प्रसंगानुसार परिवर्तित हो जाता है। मूल शब्द भी प्रसंगानुसार दर्शन, गणित, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, भाषा विज्ञान आदि में भिन्न भिन्न अर्थ का वाचक होता है। योग शब्द भी दर्शन, गणित, व्यायाम आदि में प्रसंगानुसार भिन्न भिन्न अर्थों का वाचक होता है। इसी प्रकार पारिभाषिक शब्दावली के रूप में प्रयुक्त बहुत से शब्द भी अर्थ संकोच में सहायक होते हैं। जैसे आगम शब्द व्याकरण, भाषा विज्ञान, साहित्य आदि में पृथक पृथक संकुचित अर्थ का द्योतक होता है। रस शब्द वैद्यक, साहित्य शास्त्र आदि में भिन्न भिन्न अर्थ का द्योतक होता है। इसी तरह समीकरण शब्द गणित एवं भाषा विज्ञान में ध्वनि, शब्द विज्ञान, भाषा विज्ञान, काव्यशास्त्र आदि में गुण शब्द दर्शन, साहित्य एवं काव्यशास्त्र में विराम शब्द व्याकरण, साहित्य आदि में विशिष्ट अर्थ का द्योतक होता है। आगे हम देखते हैं कि नामकरण भी अर्थ संकोच में सहायक होता है। जैसे कृष्ण का अर्थ है काला, किंतु आजकल देवकी नंदन या वासुदेव को ही मुख्यतया कृष्ण कहा जाता है। ऐसे ही शत्रुघ्न का अर्थ है शत्रुओं का विनाशक, किंतु आजकल शत्रुघ्न का अर्थ केवल दशरथ का पुत्र हो गया है। पार्थ का अर्थ है पृथा या कुंती का पुत्र, परंतु आजकल केवल अर्जुन को ही पार्थ कहा जाता है। विशेषकरण भी अर्थ संकोच में सहायक होता है। जैसे निरुक्त का अर्थ है निर्वचन शास्त्र, किंतु आजकल केवल यास्क मुनि रचित शास्त्र को ही निरुक्त कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ है आत्मा का सामीप्य प्राप्त करना, किंतु आजकल कंठ, केन, ईश आदि ग्रंथों को ही उपनिषद कहा जाता है। वेद का अर्थ है ज्ञान, किंतु आजकल ऋग, यजु, साम, अथर्व को ही वेद कहा जाता है। संस्कार का अर्थ है शुद्धि, किंतु आजकल यह शब्द 16 संस्कारों के ही अर्थ का वाचक हो गया है। रूपक भी किसी शब्द के अर्थ संकोच में सहायक होते हैं। जैसे सांपिन, वह सांपिन बड़ी लड़ाका है। गधा, वह गधा समझने पर भी नहीं मानता। सिंह, पंजाब का सिंह अभी जीवित है। कमल, आज कमल न जाने क्यों मुरझा रहा है, आदि सभी शब्द क्रमशः दुष्टा, मूर्ख, वीर, मुख आदि के संकुचित अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। इस तरह अर्थ संकोच के विविध साधन होते हैं, जिनके आधार पर बहुत से शब्दों के अर्थ संकुचित हो जाते हैं। मैं अपना व्याख्यान यहीं समाप्त करती हूँ।